अभ्रक। तो अभ्रक के बारे में कुछ जरूरी बात है कि आकाश के सारे पर्याय इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लस अभ्रक और गंधक इनका संबंध माता पार्वती के साथ और पारद का संबंध भगवान शिव के साथ माना गया है। तो अभ्रक जो है गौरी तेज है, या कह लो गौरी शुक्र है, ये भी कह सकते हो। और जो रज है वो कहा गया गंधक के लिए, है ना, गौरी रज। आकाश के सभी पर्याय अभ्रक के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभ्रक का सर्वप्रथम उल्लेख कोटरी अर्थशास्त्र में मिलता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 2000 डिग्री सेल्सियस है, याद रखना 2000 डिग्री सेल्सियस है। भारत का प्राणवार्षिक नैवेद्य अभ्रक। अमरकोश छठी शताब्दी का पहली बार वहां उल्लेख मिलता है इसका गिरिजामल के नाम से। चिकित्सा में अभ्रक का प्रयोग बाह्य रूप में स्टांग हृदय ने किया काशी साधे तेल में। अर्श की चिकित्सा में, ठीक, आ से अभ्रक, आ से अर्श की चिकित्सा, ऐसे याद रख सकते हो। प्राप्ति स्थान गिरिडीह की कोडरमा खान। जो गड्ढे खोदने हैं वो राज हस्त चौड़े कह रहे हैं, और पुरुष प्रमाण में गहरे, पुरुष प्रमाण यानी 4 हाथ। तो गहराई 4 हाथ है, और चौड़ाई जो है उसकी 1.25 हाथ है। दो भेद हैं, तो फेरो एक वर्ड हमने देखा, मेनली वो जरूरी है हमारे लिए। फेरो यानी आयरन की बात चल रही है, तो आयरन का सोर्स है ये। 5 वैरायटी भी कही गई इसकी, 2 वैरायटी भी है, 5 भी है। लेकिन आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आंसर लगवाएगा आपसे, तो ऑप्शन देख लेना, आप आंसर लगाओगे 16 या लगाओगे 4, जो भी दिया हुआ इनमें से बेस्ट आंसर, ठीक। वो कैसे होता है, तो जरा 5 भेद में एक बार देख लोगे। मस्का मैंने कहा था वाइट होता है, मस्का जो होता है ना, पैरागॉन की चप्पल वाइट होती है। फिर लेपर्ड जो होता है वो येलो होता है। और बायोटाइट, बी से बायो, बी से ब्लैक याद किया, और फ्लोकोपाइट ये जो है रेड होता है। नेक्स्ट बात आती है 16 या 4 भेद हम कैसे कह रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना, इस पे सवाल बनते हैं। अनुप्रीत मार्क्स नहीं बताया बेटा। अनुप्रीत। जी सर। कितने मार्क्स बने? सर मैंने नहीं दिया। अ, नहीं, सही टेस्ट दिया मैंने। मार्क्स नहीं सर मिला है। उसमें, हाँ मैं पढ़ के बता रही हूँ सर। 6 नेगेटिव है सर मेरे, और हम्म, 15 मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ठीक किए। है, ब्रेक के और बाद, ब्रेक के बाद बता देना कितने मार्क्स, ठीक, फिर डिस्कशन जी करेंगे। जी जी। देखो आगे। जी सर। तो 4 भेद हैं, प्रत्येक के पुनः 4 भेद हैं, ठीक है, टोटल 4 भेद, पिनाक नाक मंडूक वज्र। फिर इन चारों के 4 4 भेद हैं वर्ण के आधार पर, जो यहाँ देख पा रहे हो, श्वेत रक्त पीत और कृष्ण। ठीक है, यानी श्वेत वैरायटी भी पिनाक में भी होगी, नाग में भी होगी, मंडूक में भी होगी, वज्र में भी होगी। ऐसी रक्त है, ऐसी पीत है, ऐसी कृष्ण होती है, क्लियर। तो प्रत्येक की 4 4 वैरायटी है, पिनाक नाक मंडूक वज्र, ध्यान से देख लेना, रटे होने चाहिए। पूछता है इनका सेवन करने से क्या होता है। तो पिनाक, पहले तो पहचान बता रहे हैं इसकी, कि अग्नि संयोग पर इसके दल पृथक हो जाते हैं। ठीक है, बहुपत्रक आपने एक पर्याय देखा होगा पीछे। तो ये छोटे छोटे पत्रों से मिलकर बना होता है, इसमें देखोगे लेयर्स होती हैं अभ्रक के अंदर। तो पिनाक है, तो कह रहे हैं अग्नि संयोग पर इसके दल पृथक हो जाते हैं। इसका सेवन करना अच्छा नहीं है, इसके सेवन से क्या होता है, मलबद्धता, कॉन्स्टिपेशन कह लो, आदमा जो भी कहना चाहो, और ये कंडीशन मृत्युकर है। तो पिनाक, अग्नि संयोग पर दल पृथक हो जाते हैं, सेवन से मलबद्धता और मृत्यु कर। आपको अगर ध्यान हो, एक गेम आता था बच्चों का, पिकाचू, पिकाचू बहुत चला था, वो सड़कों पे लोग पकड़ते थे, मोबाइल वगैरह से ऐसा आया था। वो इसीलिए बंद हो गया था, काफी एक्सीडेंट वगैरह सड़क पे होने लगे थे, लोग मर जाते थे, मतलब बच्चे वगैरह, ऐसी बहुत घटनाएं हुई। तो पिनाक से अगर भूल जाओ तो ऐसे याद कर लेना, वो पिकाचू से मौत हो जाती थी। ठीक है, तो पिनाक मृत्यु कर। दूसरी वैरायटी है नाग। अग्नि संयोग पर नाग के समान ध्वनि होती है, इजी है। तो सवाल इसमें ऐसा भी पूछ चुका है कि इनमें से किसको गर्म करने पर हिस्लिंग साउंड होता है, जो सांप हिस्लिंग करता है ना, तो वो साउंड, तो वो भी लिख लो, कई बार ये चीजें स्ट्राइक नहीं करती माइंड में एग्जाम में। पता होता है लेकिन हम सोच नहीं पाते। तो वो हिस्लिंग साउंड जो होगा नाक की वजह से होता है। ठीक है, नाक को गर्म करते हैं मतलब। तो सेवन से इसके क्या होता है, मंडल आदि कुष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, मंडल आदि कुष्ठ हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, हम जब पहचानते हैं कि भाई सांप ने काटा है नहीं काटा है, तो उसमें उसके मार्क्स ही देखते हैं स्किन के ऊपर। और हम जानते हैं कि आयुर्वेद में कोई भी स्किन की चीज हो वो कुष्ठ में ही आती है। तो ऐसा याद रख सकते हो कि नाग है तो स्किन पर निशान बनाएगा, तो उसको कुष्ठ समझ लेंगे हम लोग, याद करने के लिए। नेक्स्ट आता है मंडूक। अग्नि संयोग पर चटकना और उड़ जाना। ठीक है, तो चटकने की आवाज जो होती है और दूर जाके जैसे गिरना, तो वो मंडूक। तो जैसा मेंढक करता है, मतलब फ्रॉग मंडूक करता है, वैसी इसकी वैरायटी है। इसके सेवन से अश्मरी हो जाती है, मंडूक के सेवन से अश्मरी। और ये कंडीशन कैसी है, शस्त्र साध्य है। अश्मरी होगी जो शस्त्र साध्य होगी, मतलब ऐसा नहीं मेडिसिन से ठीक कर लोगे, कह रहे हैं फिर शस्त्र चिकित्सा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है वज्र। ये वैरायटी सबसे बेस्ट है, पहली चीज। ठीक है, और जो अभ्रक की चारों वैरायटी हैं, श्वेत रक्त पीत कृष्ण, उनमें भी कृष्ण वैरायटी सबसे बेस्ट है। तो अगर हमको बेस्ट वाला अभ्रक चुनना है, तो हमको कृष्ण चुनना होगा, और कृष्ण के अंदर भी वज्र वाला चुनना होगा। तो कोई पूछे कि बेस्ट वैरायटी, तो कृष्ण वज्र अभ्रक याद रखोगे। ठीक है,
तो ये वाली वैरायटी सबसे बेस्ट होगी। अग्नि संयोग से दोष मुक्त है, मतलब कुछ नहीं इस पे प्रभाव पड़ने वाला। देह और लोह सिद्धि दोनों देने वाला। बोलो रस शास्त्र का क्या प्रयोजन है? देह सिद्धि, लोह सिद्धि। लोह सिद्धि। सिद्धि। लो सिद्ध। सबको ये लगता है लोह सिद्धि? मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति से। हाँ बेटा। मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की देह वेद प्राप्ति। से मुक्ति। हाँ, तो वो देह वेद करना है। तो मेन लोह सिद्धि नहीं है इसका मेन आंसर, जो देह सिद्धि लगाओगे। देह सिद्धि का मतलब है कि देह को सिद्ध करने से मतलब है देह को मोक्ष ले जाना, मतलब कि शरीर के लिए काम करना। ना कि तुम सब तो सोना बनाने में लगे हो, थोड़ी रेट बढ़ गया तो वही बनाओगे। ठीक है। तो याद रखना, अगर कभी ऐसा दे दे दोनों तो दोनों लगा सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर एक चुनना है तो फिर उसके लिए बेस्ट आंसर है देह सिद्धि या मोक्ष, जो भी वर्ड यूज किया होगा उसमें। तो ये वाली वैरायटी जो है सर्व रोग हर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाए धान्य अभ्रक। धान्य अभ्रक क्या है कि अभ्रक को आपको क्लीनिंग करनी है ना। तो हम क्या करते हैं, अभ्रक के साथ धान्य मिला देते हैं 1/4 भाग में, रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार। और रस रत्न समुच्चय के अनुसार इक्वल भाग में, जितना अभ्रक है उतना धान्य मिला देते हैं। धान्य का मतलब चावल जो है, और वो भी छिलके सहित। तो देखते होगे ना घर में कभी खाते हैं तो वो आ जाता है छिलके वाला, वो कितना शार्प होता है। तो वो सोचो जब अभ्रक के साथ मिलता है और उसको जब घोटा पीटा जाता है, तो वो स्क्रैच करता है एक तरीके से अभ्रक को, मतलब क्लीनिंग कर देगा। उसमें कुछ भरा होगा, गंदगी वगैरह कुछ भी होगी तो क्लीन हो जाता है। तो ये इसका फायदा है। तो इसलिए धान्य अभ्रक का निर्माण करते हैं। मैं पढ़ के बता देता हूँ। कह रहे हैं शुद्ध अभ्रक और अभ्रक का 1/4 भाग धान जो शाली है वो लेकर उसे कंबल या बोरे के टुकड़े में पोटली की तरह बांध देते हैं। जल या कांजी में 3 रात्रि पर्यंत डुबोकर छोड़ देते हैं। इसके बाद पोटली को अच्छी तरह द्रव में ही मर्दन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं अभ्रक का सुलक्षण सूक्ष्म चूर्ण कंबल के छिद्रों से बाहर द्रव में आ जाएगा, बाकी जो गंदगी है वो अंदर रह जाती है। इस तरह करके लिखा हुआ है। ठीक, तो क्लीनिंग का एक प्रोसेस है कहने का मतलब, इसलिए बनाया जाता है। कोई पूछ ले तो क्यों बनाते हैं इसको, बाकी और कोई वैसा यूज नहीं है मेडिसिनल्स का। तो अभ्रक और धान्य कितना लेते हैं, तो रसेन सार संग्रह 1/4 भाग लेंगे, और रसन समुच्चय के अनुसार इक्वल रेशियो में लेंगे। अभ्रक भस्म अगर रसायन की तरह यूज करनी है तो कह रहे हैं कम से कम 100 से 1000 फुट देने पड़ेंगे, अदरवाइज अप टू 100 फुट सफिशियंट है, 20 से लेकर 100 फुट रोग राशन के लिए। ये भी याद रखेंगे, स्पेशली 100 से 1000 फुट वाली बात। आनंद कंद अभ्रक के 5 संस्कार बताए। अभ्रक का निर्मलीकरण, धान्य अभ्रकीकरण, सुअमृतीकरण, अमृतीकरण और सत्वपातन। 1 मिनट बेटा। हम्म। तो आनंद कंद अभ्रक के 5 संस्कार बताए, नाम लिखे हुए हैं, पढ़ लेना, कोई पूछता नहीं है। अभ्रक निर्मलीकरण, धान्य अभ्रकीकरण, सुअमृतीकरण, अमृतीकरण और सतुपातन। मेन हमारे लिए इसमें क्या है, धान्य अभ्रक आप लोगों ने देख लिया। सतुपातन से क्या मिलता है वो आपको मैंने बता दिया। ठीक, अब देखो सतुपातन जो प्रोसेस है, नॉर्मली इसके ऊपर सवाल नहीं आता है, लेकिन पूछे गए हैं इस तरह से एक दो के बारे में कि इसका कैसे करते हैं सतुपातन। ठीक है, तो उसमें बहुत डिटेल में आप नहीं जाओगे, मैं पढ़ाऊंगा जरूर आगे कुछ के बारे में, लेकिन सवाल बनता नहीं है इन जनरल। ठीक, ऐसे पेपर में आ जाते हैं कि रसशास्त्र का ही पेपर है मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें पूछ लेंगे, टफ क्वेश्चन है। अब गाइड में क्योंकि दिया होता है तो आ जाएगा, तो याद कर लो अगर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो। अदरवाइज सारे नहीं याद करने जाओगे। ठीक है। फिर एक अमृतीकरण आपको याद है किस किस में करते हैं, तो अभ्रक, माक्षिक और ताम्र के अंदर। ठीक, देखो आगे अमृतीकरण की बात कर रहे हैं। तो अमृतीकरण क्या होता है कि लोह आदि द्रव्यों के मारण के बाद भी कुछ दोष रह जाते हैं, उन्हें दूर करने के लिए अमृतीकरण होता है। सिंपल सी बात, अमृतीकरण तो दोषों को दूर करना। इससे होता क्या है, इस पे सवाल पूछता है। तो गुण की वृद्धि होगी और वर्ण जो कलर है उसका नेचुरल, उसकी हानि होगी। गुण वृद्धि, वर्ण हानि। अभ्रक, माक्षिक, ताम्र सभी में किया जाता है। अभ्रक का अमृतीकरण यहाँ लिखा हुआ है। इनको कोशिश करना कि याद कर लो एटलीस्ट। जो कॉमन वाले कुछ द्रव्य हैं, जैसे त्रिफला हम कॉमनली याद रखते हैं कि भाई त्रिफला का यूज हुआ है अमृतीकरण में, देखो माक्षिक के नीचे वहां भी लिखा है त्रिफला। ठीक है, इसी तरह पंचामृत है, ताम्र के अमृतीकरण में यूज हुआ है, देखो माक्षिक में भी हुआ है। तो ये कॉमन वाले नाम एटलीस्ट याद रखना कि ये कुछ द्रव्य हैं जो अमृतीकरण में यूज होते हैं। अगर स्पेसिफिक कर सकते हो तो कर लो और बेहतर है। तो अभ्रक के लिए प्रफलाक्वाथ, मंजिष्ठा, कदलीकंद स्वरस, गोघृत, कुमारी स्वरस, चोलाई और मोथा। त्रिफला स्पेशली याद रखना आपको।
माक्षिक का अम्लतीकरण, तो वहां भी त्रिफला देखो लिखा हुआ है, साथ में पंचामृत का प्रयोग है। और ताम्र के अम्लतीकरण में सूरण गंधक, पंचामृत और कुमारी सोरस। ठीक है, तो कुमारी सोरस भी कॉमन ही मान सकते हो, दो जगह मिल रहा है। आगे चलिए। नेक्स्ट आता है बेटा लोहितीकरण। तो लोहितीकरण अमृतीकरण में जो वर्ण की हानि हुई थी उसको वापस लाने के लिए, यानी रक्त वर्ण उत्पन्न करने के लिए, कह लो, जो प्रोसेस की जाती है उसको लोहितीकरण कहते हैं। अभ्रक के लोहितीकरण में ये कुछ द्रव्य हैं: गांगेरुकी, भद्रमुस्तक, बटशीर या सोरस, हरिद्रा सोरस और सवंगा, इन द्रव्यों का प्रयोग होता है। गांगेरुकी, भद्रमुस्तक, वटशीर या सोरस, हरिद्रा सोरस और समंगा। तो एक बार देख लेना। अभ्रक भस्म त्रिदोषग्न होती है और रसायन होती है। तो आपसे सवाल रिसेंट में इस तरह पूछे गए हैं रसशास्त्र में कि इसकी दोषग्नता क्या है किसी द्रव्य को रख के, जैसे अभ्रक है। तो ये याद रखोगे, स्पेशली आपको मैं आगे बताना भूल भी जाऊं तो आपको खुद से ध्यान रखना है कि दोषग्नता पे थोड़ा सा फोकस करना, खासकर जो पहला पहला द्रव्य होगा ना। जैसे मेटल्स पढ़ेंगे तो वहां स्वर्ण, जैसे मैंने कहा, वो जरूरी है। वैसे तो वहाँ ताम्र क्वेश्चन जो आ चुका है वो सिल्वर पे आया हुआ है, वहां भी ताम्र भी जरूरी है उसमें तो। लेकिन यहाँ एटलीस्ट अभ्रक तो याद ही रखना। तो त्रिदोषग्न है और रसायन है। शुद्ध अभ्रक भस्म कैसी होती है? तो उसमें चंद्रिकाएं नहीं होंगी। आपको याद होगा कि चंद्रिका युक्त होती है तो दंत चकचका भाव, हमने एक वर्ड देखा था कि दांतों में चिक चिक की आवाज होती है अगर चंद्रिकाएं हैं तो। ठीक है, चंद्रिकाएं नहीं होंगी, वो चमक नहीं होगी, मतलब ठीक से बनी है भस्म। ये परीक्षा है अभ्रक भस्म की। पूछा जाता है किस भस्म की प्रधान परीक्षा है ये, कि चंद्रिका युक्त ना हो, तो अभ्रक भस्म की मेन परीक्षा है। क्लियर? तो वही कह रहे हैं कि अशुद्ध अभ्रक भस्म नहीं खानी है, वो होगी तो कैसी होगी? चंद्रिकाएं होंगी उसके अंदर। और वो क्या कर देगी? तो मेह मंद अनलम चरेत। सवाल ऐसा भी आ चुका है, किस अशुद्ध भस्म के सेवन से प्रमेह रोग हो जाता है? तो देख लो, अशुद्ध अभ्रक भस्म सेवन से होता है। तो ये स्पेशली याद रखना, कोशिश करना श्लोक के शब्दों की तरह ही याद करो कि मेह मंद अनलम चारेत, ऐसा। मृत्युकृत व्याघ्र रोमवत, बहुत जरूरी है कि व्याघ्र रोम की तरह नुकसान पहुंचाती है हमारे शरीर को। ठीक है, तो क्या करेगा व्याघ्र रोम? वो जाके परफोरेशन कर देता है अगर व्याघ्र रोम गलती से चला जाए उधर में तो लिख लोगे इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंतों को फाड़ देना। ठीक है, एक दो सवाल, एक दो कंडीशन पे आते हैं। उधर की कंडीशन है तो बोल रहा हूं मैं, तो वो भी लिख लेना। पूछ पूछता है कि इनमें किसमें प्लांट सर्जरी करते हैं, ऐसा। तो दो कंडीशन लिख लो मेनली जिन पे सवाल पूछते हैं। एक लिख लो गोल ब्लैडर स्टोन, जीबी स्टोन, और उससे भी जरूरी है अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट देखो। तो अशुद्ध अभ्रक भस्म सेवन, मेहमंद अनलम चरेत, मृत्युकृत व्याघ्रवत। अभ्रक सत्व क्या निकलता है? तो आयरन निकलता है। अगेन अगला क्वेश्चन, कि इनमें से किसका प्रयोग करेंगे एनीमिया की कंडीशन में? तो अभ्रक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या अभ्रक सत्व का प्रयोग करेंगे। बेटा भस्मों की जो मात्रा है नॉर्मली वो लिखी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कॉमन ही है सब में लगभग। जहाँ अलग होगा मैं बता दूंगा। 1 से 2 रखती है लगभग, वही दिन में 2 से 3 बार। और मैंने आपसे कहा अनुपान के रूप में जब कुछ ध्यान ना आए, वैसे एग्जाम में नहीं पूछता यहाँ से अनुपान, तो आपको शहद एक याद रखना है। जनरली भस्म जो है वो शहद के साथ ही है। ठीक है, तो इतना सा याद रख लोगे। एक आध पॉइंट और लिख लो। लिखो अभ्रक सत्व शोधन। अभ्रक के सत्व का शोधन किससे करते हैं? लिखवा दे रहा हूँ मैं आपको, आपका मन है याद करना चाहो तो। लिखो त्रिफला क्वाथ, त्रिफला, वटमूल, वट, त्रिफला, वटमूल, कांजी। ठीक है, अब यहाँ एक दो पॉइंट अलग के लिखे हुए हैं कि एक सोम योग होता है, श्वास रोग में हम लोग यूज करते हैं। उसमें सोम चूर्ण पड़ा होता है 20 भाग और रस सिंदूर पड़ा होता है 1 भाग। याद रखना इसको भी, ये पूछ चुका है इसमें क्या क्या कंटेंट है। तो सोम योग श्वास रोग में यूज करते हैं। सोम चूर्ण 20 भाग है, रस सिंदूर 1 भाग है। ऐसा सवाल पूछ चुका है कितने गुना है? तो सोम चूर्ण 20 गुना है। एक है स्मृति सागर रस। तो पारद गंधक हरताल मनाशिरा स्वर्ण माक्षिक ताम्र, ये बहुत सारे द्रव्य हैं स्वर्ण माक्षिक ताम्र से। भावना इसमें आप याद रखोगे।
वचा, ब्राह्मी और ज्योतिषमती, तीनों का नाम ध्यान रखना एटलीस्ट। तो वचा ब्राह्मी की किस किस भावनाएं हैं, ज्योतिषमती तेल की कह रहे हैं एक भावना है। मंजिता, ज्योतिषमती का बॉटनिकल नेम। सर ज्योतिषमती का सिलेस्ट्रिस पेनिकुलेटस। प्रियंका, ब्राह्मी का बॉटनिकल नेम। इशिका। पेंटाला एशियाटिका। मंडूक पर नहीं होता है तो मेरे ख्याल से। और कोई? बैकोपा मोनेरा। बकोपा मोनियरी। ठीक है, चलो वचा का अनंत। वचा। एकोरस एकोरस फिलिप्स। ठीक है, ठीक है, याद रखो, वो बोलो मत। द्रव्य गुण में खत्म करा दूंगा आपकी बार, एक दो क्लास में बस। नेक्स्ट देखोगे वज्र और कुलिश, ये हीरक के पर्याय हैं कह रहे हैं। अभ्रक का भी वज्र पर्याय आपने देखा है। एक दो योग का नाम लिख लो जरा। लिखो, एक हेडिंग डाल देना कि अभ्रक के योग, ऐसा लिख दो, अभ्रक के योग यहीं पास है। लिखोगे आरोग्य वर्धनी वटी। और देखो, जब आप याद करते हो ना, खुद से भी याद करो। अगर मन करता है कुछ याद करने का एक्स्ट्रा, तो हमेशा कॉमन चीजें याद करनी है। ठीक है, या तो कॉमन, या फिर ऐसी कि आप जानते हो बहुत नाम है उस चीज का, भले प्रैक्टिकल इतना ना यूज होती हो। उनको देखना है, ये नहीं कि आप कुछ भी 50 योग दिए हैं सारे याद करने बैठ जाओ। तो आरोग्य वर्धनी वटी कॉमनली ओपीडी में यूज होती है, तो उसका नाम याद रख लो, आरोग्य वर्धनी वटी, अभ्रक है उसके अंदर। एक गगन परपटी, ध्यान आ रहा होगा। प्रियंका, गगन परपटी में अभ्रक की मात्रा कितनी है? सर 1/2। नजर लग गई इसको, सही पढ़ रही थी। दोनों क्वेश्चन ड्रॉप किया आज। एक भाग। वन पार्ट। वन पार्ट है, दो भाग क्या है? गंधक। गंधक है। गंधक। गन ठीक है, तो लिख लोगे वो भी, गगन परपटी। अगले लिखो पंचामृत परपटी। पंचामृत परपटी। आकांक्षा, द्रव्य सुना दो पंचामृत परपटी और रेशियो सुना दो उनका। कविता। रेशियो। सर सभी वन पार्ट में है। कौन बताएगा? गंधक पारद, फिर कविता सर 8/4 8/4 8 ऐसे 4 करके। 2 8/4 1 और एक एक और एक आधा। 1/2। ठीक है बेटा, तो याद रखो। देख लो आगे। और योग लिखना चाहो, एक योगेंद्र रस भी लिख लो, चलो योगेंद्र रस का नाम भी लिख लो। और एक बसंत कुसुमाकर रस का नाम भी लिख लो। तो आरोग्यवर्णी, पंचामृत परपटी, गगन परपटी, योगेंद्र रस। वात व्याधि में यूज होता है योगेंद्र रस, सवाल पूछ चुका है इस पे भी एक बार। वात व्याधि योगेंद्र रस। बसंत कुसुमाकर रस। ठीक है, बाकी अब देखेंगे आगे। तो वज्र और कुलीश, ये हीरक के पर्याय हैं। वज्र अभ्रक का भी पर्याय आप देख चुके हो। एक यहाँ लिखा है वज्रावरी दुग्ध पाषाण का पर्याय है। पर्याय जो मैं कहूँ वो ही ध्यान से देखना। तो कुलीश याद कर लो, हीरक का पर्याय है स्पेशली कुलिश। वज्र तो याद ही होगा सबको, अभ्रक का भी है, वहां भी है। अभ्रक का मृदुकरण, इसमें क्या द्रव्य यूज करते हैं? तो चार स्नेही की हम लोग बात करते हैं, घी तेल वसा मज्जा, तो इसमें माँ से मज्जा नहीं है, माँ से मधु है। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है कि अभ्रक मृदुकरण में इनमें से क्या यूज नहीं करते। ध्यान रखना, मज्जा नहीं है, मधु है यहाँ। आगे और देख लो, कुछ पर्याय लिखे हैं। अब बात क्या है, इससे अगला जो द्रव्य हमें पढ़ना है ना, वो है वैक्रांत, टूरमेलिन। तो आप लोगों ने शायद पीछे डिस्क्रिप्शन में बात हुई हो कि इसका उल्लेख दो वर्गों में मिलता है, दो जगह मिलता है। तो कहाँ कहाँ मिलता है वैक्रांत का उल्लेख? सर उपरत्न उपरत में। में भी। ठीक है, उपरत्न महारस। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो कि वैक्रांत या शोभा मणि। तो लिखेंगे महारस व उपरत्न, दोनों में रखा है इसको। महारस में भी है, उपरत्न में भी है। ठीक है, तो ज्यादा डिस्क्रिप्शन इसमें इसके बारे में नहीं है बहुत ज्यादा। तो जो एक दो चीजें हैं उन्हीं को हम समझ लेंगे। अच्छा, एक दो चीज और रहेगी बेटा, आपको लिखवाने जरूरी है, तो लिख लो जरा उसको भी। ये लिखो कि अभ्रक भस्म में अशुद्ध अभ्रक भस्म सेवन जो है, उसका क्या ट्रीटमेंट करता है, वो लिखो। अशुद्ध अभ्रक भस्म सेवन में लिखो उमाफल। उमाफल ब्रैकेट में लिखना अत्सी को जल में पीसकर 3 दिन सेवन।
तो उमा फल या अच्छी को जल में पीसकर 3 दिन सेवन करना। ठीक है, नेक्स्ट हम वैक्रांत की बात कर रहे हैं। तो वैक्रांत देख पा रहे हो, वैक्रांत या शोभामणि, या फिर एक और नाम लिख लो इसका इंग्लिश नेम, लिखो टूरमेलिन, TOURMALINE, MALINE, टूरमेलिन। ठीक है, देख लेता हूँ उसके पर आगे लिखे हैं कि कहीं नहीं लिखे हैं, तो आप यहीं लिख लोगे। थोड़ा सा इस पेज को यूज कर लो, जो हिस्सा बचा हुआ है इसमें लिख लो कुछ चीजें। पर्याय लिखो इसके। लिखो जीर्ण वज्रक, जीर्ण, जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, क्षुद्र कुलिश। कुलिश देखा था आपने, वज्र का पर्याय है, इसका है क्षुद्र कुलिश। एक और पर्याय लिखो, चूर्ण वज्र, चूर्ण वज्र। जीर्ण वज्रक, कुवज्रक, क्षुद्र कुलिश और चूर्ण वज्रक। इसका भी जो उल्लेख है पहली बार, वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में ही मिलता है। तो प्रथम उल्लेख लिखो कौटिल्य अर्थशास्त्र। उत्पत्ति लिखो इसकी। हमारे यहाँ बहुत सारे द्रव्यों की उत्पत्ति जो है ना, वो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताई हुई है कि ये कैसे उत्पन्न हुए द्रव्य। ठीक है, जैसे हम लोग वो कहानी पढ़ते हैं बाकियों की, कि लहसुन कैसे उत्पन्न हुआ, है ना, कि इंद्राणी जो है उनके उद्गार से, इस तरह की चीजें। ऐसे यहाँ पे भी कुछ कहानियां हैं, तो देखोगे। तो लिखो, लिखो दुर्गा ने, लिखो दुर्गा देवी ने महिषासुर वध किया उसके रक्त बिंदु से। ठीक है, तो माता दुर्गा ने राक्षस दैत्यराज महिषासुर कि जब उसको मारा, तो उसका रक्त जहां जहां गिरा भूमि पर, उससे वैक्रांत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और लिखो प्राप्ति स्थान, तो लिखो विंध्य पर्वत, प्राप्ति स्थान विंध्य पर्वत। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखो इसमें अष्ट अस्र। चलो श्लोक लिख लो एक, मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देखकर लिख लेना। ऐसा लिखो, अष्ट, 8, अस्र, अष्ट अस्र। लिखो च अष्ट फलकः, अष्ट अस्र, ऐसा लिखना, अष्ट अस्र, च अष्ट फलकः, अष्ट फलक, तो फलकः। ठीक है, फिर लिखो उसमें आगे, एक ही श्लोक है, षट कोणों, मतलब 6 कोण होते हैं इसके अंदर, षट कोणों, षट कोणों। और लास्ट फिर लिखो मृसरण गुरु, गुरु। ठीक है, गुरु को अंडरलाइन कर लेना चाहे तो ये श्लोक रख के पूछ सकता है कि ये श्लोक किसके बारे में कहा गया। ठीक है, मैं श्लोक एक बार बोल रहा हूं, अगर आपको लिखने से रह गया हो। तो श्लोक है अष्ट अस्र, च अष्ट फलक, षट कोण, मृसरण और गुरु, मृसरण गुरु, ऐसा पूरा श्लोक यह है। तो सामने लिख लेना वैक्रांत, ये वैक्रांत की बात चल रही है कि उसमें अष्ट फलक हैं। ठीक है, अष्ट अस्र उसके लिखा 8 किनारे, मतलब ऐसा। अष्ट फलक हैं, 6 कोण है उसके अंदर, और भारी होता है, मतलब गुरु। इतना याद रखोगे। बाकी लिखो, लिखो भेद, इसके भेद लिखो, लिखो भेद। लिखो 7, 7, और ओब्लिक करके 8 लिखो, 7/8। जो 8 लिखोगे ना, उसमें ब्रैकेट में लिख लेना कि 7+7+, बहुत जरूरी है, उसको अंडरलाइन ही कर लेना, करबुर। मैं लिख दे रहा हूं स्क्रीन पर, ऐसा लिखना है, करबुर।
ठीक है, तो पूछ लेगा कभी कि करबूर किसकी वैरायटी है इनमें से, तो वैक्रांत की वैरायटी है, आपको पता होना चाहिए, वैक्रांत। और लिखो, सात के अंदर भी एक और वैरायटी है पारावत, चाहो तो उसका नाम भी लिख लो। या सात लिखा है ना, ब्रैकेट में लिख लो इंक्लूडिंग पारावत, जो कबूतर हम कहते हैं, वो एक वैरायटी भी है इसकी, पारावत नाम से, पारावत। ये बात समझ में आई? तो वैरायटी सात भी बताई गई है और आठ भी बताई गई है, सात और आठ दोनों भेद हैं इसके। तो आठ के अंदर करबूर भी आ जाता है, और सात के अंदर एक वैरायटी पारावत है, वो भी याद रखनी है, पारावत इसी की वैरायटी है। एक पॉइंट लिखो, लिखो नील वैक्रांत, नील वैक्रांत प्लस रस सिंदूर प्लस अभ्रक सत्व। नील वैक्रांत, रस सिंदूर और अभ्रक सत्व। सामने लिखो 21 दिन सेवन से, 21 दिन सेवन से असाध्य रोग हर। 21 दिन, 21 डेज सेवन से असाध्य रोग हर। यथा, यथा गंगा जल, यथा गंगा जल पातक नाशक। पातक जैसे गंगा जल पातक, मतलब कह लो पाप या व्याधियां उनको नष्ट करने वाला है जिस तरह, उसी तरह इन तीनों का जो मिश्रण है ये, नील वैक्रांत, रस सिंदूर और अभ्रक सत्व, ये जो मिक्सचर है 21 दिन सेवन करने से, तो ये असाध्य रोगों को ठीक कर देता है। मात्रा इसकी व्याकरण की लिख लोगे, पीछे बात हुई होगी इसकी वजह, वो कौन बताएगा मात्रा इसकी? वन एक बाई बटे ट्वेंटी फोर चौबीस टू को वन बाई 24 से 1 बटे 11 एक बटा रखते अच्छा 11 हैं। ठीक है बेटा, रत्ती। तो नहीं आता तो लिख लोगे, जिनको नहीं पता 1/24 से 1/11 रखती है, 1/24 से 1/11 रखती है। बहुत जरूरी है, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, योग भी लिखना चाहो तो लिख लो, इसका बोल दे रहा हूँ मैं, एक दो जरूरी योग है। तो एक लिखो सूची का भरण रस, वो जरूरी है, सूची का भरण रस। ठीक है, और कोई खास नहीं है, सूची का भरण रस का नाम याद रख लेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ जो लिखा है वापस, देखते हैं आगे। तो बेटा कुछ और पर्याय हैं काम के जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखेंगे उनको। तो वैक्रांत का शोभामणि पर्याय बहुत जरूरी है, शोभामणि। इसके लिए श्लोक आया वज्राकारम महारसम, आपने भी देखा भी कि वज्र वाले सारे पर्याय, मतलब वज्र के नहीं, वज्र की खराब वैरायटी वाले सारे पर्याय इसके लिए आए हैं, है ना, शूद्र कुलेश, शूद्र वज्र, किस तरह जीवन वज्र, जो भी है सारे। तो वज्राकारम महारसम, कि वज्र के जैसा महारस है ये। तो श्लोक ध्यान रखना किसके लिए आया। लता मणि, वो प्रवाल की वैरायटी भी होती है और उसका पर्याय भी है, तो याद रखिए लता मणि, ये प्रवाल के लिए आया है, लता मणि। पीतमणि पुखराज जरूरी नहीं है, तमोमणि गोमेद, इसको जरूर याद रखना है, तमोमणि गोमेद। रवि, अच्छा। गोमेद की हार्डनेस कितनी है, आज तो याद हो गया होगा। गोमेद की सर। हम्म। गोमेद। या तो इसकी भस्म का वर्ण बता दो, नहीं तो इसकी हार्डनेस बता दो, चलो एक बता दो, मैं मान लूंगा पढ़ा है। सर से 7.5। चलो सही बता दिया। चलो कोई और अभी इसका वर्ण बता दो, भस्म का। कत्थई। ठीक है, कत्थई। तो ब्राउन कत्थई। कलर की इसकी भस्म होती है, वो याद रखना, बाकी सब वाइट है। तो तमोमणि गोमेद का पर्याय होता है। हरिणमणि पन्ना, पिरोजक, व्योमाश्म, तीनों का पर्याय है, जरूरी नहीं है किसी का भी। हरिताश्म, पिरोजक और व्योमाश्म का पर्याय है। नीलाश्म नीलम है, और नीलाश्मा वो राजावर्त है, इसको देख सकते हो कि नीलम क्या है और नीलाश्मा क्या है, मतलब ये। तो नीलाश्म और नीलाश्मा, ऐसा सॉरी। तो नीलाश्म नीलम है, नीलाश्मा वो राजावर्त है। ज्वलनाश्म सूर्यकांत,
चंद्राश्म चंद्रकांत, कुष्ठ आदि चूर्ण, एक योग लिखा हुआ है यहाँ पे, कुष्ठ आदि चूर्ण, वो गोमेद और क्रोंच अस्थि युक्त है, तो याद रखेंगे कि कुष्ठ आदि चूर्ण में क्रोंच अस्थि पड़ी है। क्रोंच होता है सारस पक्षी। इसका नाम जहां जहां दिखाई देगा जिन जिन योगों में, आप स्पेशली याद रखना जरूरी होता है। तो कुष्ठ आदि चूर्ण, उसमें गोमेद और क्रोंच अस्थि पड़ी है। रक्त धातु लोह धातु गैरिक के पर्याय है, देख सकते हो चाहो तो, प्रैक्टिकल पर्याय है। रक्त धातु लोह धातु गैरिक। यक्ष्मा धातु, ये भी जरूरी है बेटा, नाग। यहीं पर याद रखोगे, तीन चीजों के नाम बता रहा हूं, देखो ट्रिक लिखी है, मुझे ऐसे ही याद है तो मैं वही याद करता हूँ, वेपर, ठीक है, वेपर जो होते हैं ना, वेपर, उस पर याद कर लो। तो वा से वंग, या से यशद, और प्रा से प्रवाल, तो लिख लोगे जल्दी, वंग यशद प्रवाल। तो लिखेंगे सामने रात्रि स्वेद में हितकर, वंग यशद प्रवाल, रात्रि स्वेद में हितकर। ठीक है, रात्रि स्वेद क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे टीबी के, उनको शाम के समय जो होता है, वो स्वेटिंग होने लगती है, टेम्परेचर राइज करने लगता है बॉडी का थोड़ा, तो उस कंडीशन में मतलब समझ सकते हो उनको आप। तो वंग यशद प्रवाल। ठीक है, यही बता देंगे ऋतु, कौन सी धातु भस्म है जो उष्ण है। ताम्र। और ताम्र, सर ठीक है। वो यवल। यवल इसका नहीं है, यवल तो वो आगे की ट्रिक है कि 7.7 7.4 कम होते हुए। 7 हाँ। और कोई? वतन। वतन। ठीक है, वतन। तो वतन है इसमें, तो वंग है, ताम्र और नाग है वहां, ठीक। देखो चलो, तो वैपर वंग यशद और प्रवाल रात्रि स्वेद में हित कर। आगे देखें, तो ये जो लिखा है यक्ष्मा धातु, तो इसमें नाग का प्रयोग भी है, तो याद रखोगे नाग, यक्ष्मा धातु कहा गया है इसको। कल धोत बहुत जरूरी है, चामिकर, कई पर्याय हैं इसके और सभी हैं। ठीक है, तो कल धोत स्वर्ण, गंधायस रौप्यमाक्षिक, द्युगंधायस विमल, ताम्र गंधायस स्वर्णमाक्षिक, ताम्र रंजक, इसको देख सकते हो, ताम्र रंजक खरपर का पर्याय है। ताम्र गर्भ सस्यक का पर्याय है, ये भी बहुत जरूरी है, ताम्र गर्भ सस्यक। और ताम्रंजन खरपर, किससे सवाल नहीं हुआ? अनुप्रीत, अनुप्रीत जी सर। बेटा, खरपर सतुपातन में प्रयोग क्यों होता है मूषा का, कौन सी मूषा है? वृत्तांक मूषा। वृंताक मूषा, ठीक है। ठीक है, ताम्रंजक खरपर है, ताम्रगर्भ सस्यक है, नेत्र रोगारी रसक का पर्याय है, नेत्र रोगारी रसक। नयन औषधम पुष्पकाशीस, तो याद रखोगे एक जैसे से हैं भाई, नेत्र रोगारी और नेत्र के रोगों का अरी शत्रु, और नयन औषध, तो नेत्र रोगारी रसक है, नयन औषधम पुष्पकाशीस है, नयन औषधम पुष्पकाशीस। स्वर्णघ्न नीलांजन का पर्याय है, स्वर्णघ्न नीलांजन। अच्छा, एक चीज बता दोगे, फिर ब्रेक के बाद कुछ लोग नहीं आएंगे, कि आपकी कल की क्लास तो छुट्टी होगी कल सभी की? कोई ऐसा तो नहीं कि छुट्टी नहीं है उसकी कल दिन में? चलो ठीक है, फिर मैं टाइमिंग डाल दूंगा, दिन में कर लेंगे।